तो देखेंगे आप मेरे और वीरू के थ्रू। और आज हमारे साथ एक दमदार पैनल है। इनक्रेड एक्सपीरियंस के गौरव बिस्सा जुड़ेंगे हमारे साथ, निर्मल बांग के विकास सालुंके, और पिछले शो से आशीष बहेरी जी और मानस जयसवाल जी हमारा साथ दे ही रहे हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में थोड़ी देर में हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मश्री जुड़ेंगे। उनसे एक खास बातचीत करेंगे इस समय मार्केट में कहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ उनको रिस्क दिख रहे हैं। लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख कर लेते हैं। और अब मार्केट में साइन ऑफ स्टेबिलिटी, थैंक्स मेनली टू HDFC ट्विंस। इनफैक्ट शानदार रिकवरी HDFC ट्विंस में, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट ग्रीन में आने को तैयार है, खासतौर से HDFC बैंक की सपोर्ट से। निफ्टी का आज का लो देखिए। अब जो है, अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, अब आप ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए अब आप डे लो का, और वो जो लो था 18,647 का उसके हिसाब से। और मिड कैप्स में भी थोड़ी बहुत रिकवरी अब शुरू हुई है, और यहाँ पर एक स्पॉट करेंगे कुछ टाइम में किस तरीके के ट्रेड्स बन रहे हैं। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। भारती एयरटेल, कल गाभासर की BTST थी, आज अमित सेठ ने इसको चुना था सुबह स्टॉक्स में। ये एक अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। उसके अलावा लुपिन, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय स्ट्रेंथ है। और फार्मा में स्ट्रेंथ है, औरोबिंदो फार्मा एक स्टॉक जहाँ पर स्ट्रेंथ। नीचे क्या है, अदानी एंटरप्राइजेस में डिक्लाइन। वोल्टास, डेल्टा कॉर्प, आरती इंडस्ट्रीज, HPCL, BPCL, टाटा केमिकल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय लोअर लेवल्स बन रहे हैं। वीरो जैम और अनुज, जब एक काम करते हैं, पैनल से व्यू लेना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पैनल, जो टेक्निकल पैनल आपकी स्क्रीन पे है, गौरव बिस्सा, विकास सालुके, आशीष बहेती, मानस जयसवाल पिछले कार्यक्रम से ही। गौरव जी से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेते हैं। गौरव, आज सुबह की टर्बुलेंस, लेकिन उस टर्बुलेंस को चैलेंज किया है HDFC ट्विंस ने। आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू पहले, और उसके बाद आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। देखिए, व्यू काफी सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीरू जी, अगर आप चेक करते ही हैं 21 EM में, अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर्स है, निफ्टी स्पॉट, आप दोनों में देख लीजिए, ऑलमोस्ट वहीं से थोड़े से पॉइंट से वहीं से बाउंस बैक हमको देखने मिल रही है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे डे लो के आसपास में बाय करवाया है, जहाँ पे हमको लग रहा है एक बाउंस सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिल सकती है। और 21 EM में जब भी सस्टेन हुआ है पिछले ये अप्रैल से 2023 से एक नया स्विंग हाई बनाया है। तो अगर ये 21 EM में सस्टेन होता है तो निफ्टी इज ऑन दी वे टू फ्रेश लाइफ टाइम हाई। तो वहां के लिए हमने फिलहाल एक बाइंग करवाया है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 44,200 जो है काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो बार बार वहां पे आके थोड़ा गिरावट आ रही है। प्रीवियस जो लोस थे 43,300, 43,200, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, बट एक रेंज बाउंड रहेगा। तो बैंक निफ्टी में समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से आपको अग्रेसिव लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी 300-400 पॉइंट मूव्स काफी स्विंग, काफी फेरोशियस है। तो स्टॉप लॉस स्टे हो सकते हैं, लेकिन क्लियर केस जो है वो निफ्टी का है, जहां से मुझे लग रहा है काफी अच्छी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है, और हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया भी है मॉर्निंग में। रही बात स्टॉक्स की, तो पहला जो स्टॉक है वो भारतीय एयरटेल का है। जैसे आपने शुरुआत में कहा, काफी अच्छी अपसाइड हमको देखने मिल सकती है। एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन में है, ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहे हैं। आवली चार्ट पे अगर आप देखेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न हुआ है, वॉल्यूम्स ठीक हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 835 के होंगे, ऊपर में 895 के लिए आप भारतीय एयरटेल को बाय कर सकते हैं। दूसरा जो है वो होगा पेट्रोनेट पे, जहाँ पे मैं शॉर्ट की राय दूंगा मैं। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपरी लेवल से काफी स्टॉक गिरा है। एक छोटा ट्रायंगल ब्रेकडाउन हमको डेली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। इचिमोको के हिसाब से अगर आप देखेंगे एक सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार आप सेल करके जा सकते हैं। 220 के आसपास में चल रहा है, 225 का स्टॉप लॉस होगा, और 210 रुपए के जो है इसमें यहाँ पे लक्ष्य होंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ कॉल्स आपके लिए। और भारती एयरटेल, क्लियर मोमेंटम यहाँ पर इस समय, शानदार मोमेंटम इनफैक्ट इस समय स्टॉक में। और 857 इस समय भारती एयरटेल का रेट। विकास सालुंके को जोड़ लेते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। देखो, जिस हिसाब से मार्केट में हमने देखा कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला, लेकिन अभी भी निफ्टी में 18,670 स्पॉट में एक अच्छा सपोर्ट है। आज हालांकि इंट्राडे में एक बार उसने ब्रेक कर लिया था, बट वापस उसके ऊपर सस्टेन हुआ, थोड़ी सी पुल बैक रैली है। लेकिन अगर ये 18,670 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा सा व्यू कॉशियस होगा। मेरा पहला सेल कॉल रहेगा मारुति। मैंने हालांकि 2 दिन पहले भी मारुति ऊपर के रेंज में सेल कॉल ही मेंशन किया था। नीचे में मुझे लगता है मारुति में 9140 के आसपास के जो टारगेट है मारुति में आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो मारुति में सेल कॉल रहेगा। जो जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 9470 का रहेगा। तो मारुति यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना है, तो यहाँ से मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते ही देखने मिलेगा।
और एक बाय साइड रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी में मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बना चुका था 180 और उस बेस पे अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। तो एनटीपीसी यहाँ पे बाय करना है 182 का स्टॉप लॉस लगा के 194 के टारगेट के लिए। तो एनटीपीसी मेरा बाय रहेगा और मारुति से थी एनटीपीसी बाय। एनटीपीसी आज सुबह से ही गिनेस की लिस्ट में सुदृढ़, मजबूत और अच्छे हालात में खड़ा हुआ है। मानस, आपके 2 ट्रेड्स। देखिए, 2 ट्रेड हैं और दोनों बिकवाली करने के ट्रेड रहेंगे। पहला तो आईटीसी पे बिकवाली करनी है। आईटीसी में अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टॉप बना है। आरएसआई पे देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जन दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज नीचे स्टॉक फिसल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। तो आईटीसी पे बिकवाली करेंगे 447.10 447.10 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 437 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एम्फेसिस में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। एम्फेसिस के पैटर्न देखिए तो स्टॉक ने बहुत कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए, लेकिन हर बार वो फेल हो गया। अब फाइनली स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है चार्ट्स पे। तो एम्फेसिस में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1856 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 1810 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय की सेल कॉल्स क्लियरली इस समय मार्केट में आईटीसी और एम्फेसिस, 2 स्टॉक्स जहां पर आप सेल कॉल ले सकते हैं। आशीष बहेती जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की। जी, पहली जो ट्रेड रहेगी वो इंडिगो में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब का इंडिगो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आज के बाद मार्केट में भी इंडिगो में अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो खरीदारी की सलाह इंडिगो में 2450 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास जरूर ट्रेड कर रहा है, जिसमें लेवल्स आते हुए देखने मिल रहे हैं। 2525 तक के लेवल्स देखने मिल रहे हैं। दूसरा जो रहेगा वो सेल कॉल रहेगा एसीसी पे। हमें लगता है कि एसीसी का स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है और यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है। तो 1825 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। मुझे लगता है कि एसीसी यहाँ से स्लिप होकर 1780 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, एसीसी आज सीमेंट आज बड़ी एक रोचक स्थिति है। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मजबूती मिलती है, ठहराव मिलता है, मजबूती आती है, आज वो खुद ही कमज़ोर है, सीमेंट। अच्छा अनुज, हम एचडीएफसी बैंक की बात बहुत कर रहे हैं। एचडीएफसी पूरा का ग्रुप एक्टिव है। लुक एट एचडीएफसी लाइफ। दिक्कत का सबब बना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अमूमन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का एक कोर टारगेट होता है। और इसके जैसे अभी देखिए, बैंक निफ्टी अपने 50 डेमा से काफ़ी दूर है और ये 50 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली एक पायदान नेगेटिव है आईसीआईसीआई बैंक इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक इटसेल्फ। बिल्कुल। आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू क्या बन रहा है? नहीं, वीरू, आईसीआईसीआई बैंक पर भी व्यू आज सुबह की कमेंट्री में मेंशन किया था, कल भी किया था मैंने मेंशन कि आईसीआईसीआई बैंक ने अभी तक बॉटमिंग आउट के साइन नहीं दिए हैं। और ये जो है इसका 200 डे मूविंग एवरेज मुझे ख्याल से अब 900 के करीब है। पिछली बार भी इसने ऑलमोस्ट सेम पैटर्न दिखाया था, 950-60 से फिसला था, फिर 200 डे मूविंग एवरेज पर ये बॉटम आउट हुआ था। मेरे ख्याल से इस बार भी शायद वही पैटर्न दिखाने की तैयारी कर रहा है और हायर लेवल पर यहाँ पर क्लियरली सेलिंग आ रही है। एक और चीज़ हो सकती है, मुझे लग रहा है कि पैसा जो है ना विद इन सेक्टोरल फंड्स, पिछले 3 साल से लगातार आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया था, आपको याद होगा, कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक शानदार आउट परफॉर्म किया था। अब शायद साइंस आ रहे हैं कि कुछ लोग अब वापस एचडीएफसी बैंक में जाना चाहें वो मर्ज्ड एंटिटी के लिए, और कुछ आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुक कर कर उधर लगा रहे हो। ये पॉसिबल है, ये एक मनी इस तरीके से बिहेव करती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली देयर इज नो वे ऑफ नोइंग इट, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में भी बॉटम क्लियरली नहीं बना है। वीक नहीं है ये स्टॉक, को ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, बस ये है कि थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है। कुल मिला के 3.5 या 4% गिरा होगा अपने हाई से, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज मुझे लग रहा है 900 की तरफ शायद ये स्टॉक एक बार चला जाए। वाकई 900 की तरफ अग्रसर निफ्टी, फिर थोड़ा सा बैकवर्ड पे था। इट्स 18688 और प्रेशर पॉइंट्स बाजार के क्या क्या हैं उसमें आईटी तो है ही। अब आईटी निफ्टी आईटी करीब 300, यस निफ्टी आईटी अब 300 अंक नीचे। दैट मीन्स निफ्टी आईटी जिन 2 कैंडल्स का मैं जिक्र कर रहा था, 16 जून और साथ ही साथ 6 जून और 12 जून, उसके लोस को फिर टेस्ट करता हुआ निफ्टी आईटी। प्रेशर पॉइंट फॉर निफ्टी। अनुज, आईटी में इस समय क्लियरली थोड़ा सा आज आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। चलिए, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी जुड़े हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने बिग बुल लेट श्री राकेश झुंझुनवाला के साथ भी काम किया था और इनकी कंपनी इन दिनों करीब 6500 करोड़ रुपए का एसेट मैनेज कर रही है। आइए समझते हैं इनसे कि मौजूदा बाजार में क्या करना है। रवि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।
एक आपसे चर्चा मैं कर रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन जो पिछले 2-3 दिन में मार्केट ने एक बिहेवियर दिखाया है, क्या ये लग रहा है कि मार्केट एक शायद शेकआउट के लिए तैयार है, एक आपको करेक्शन दिखा दे, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में जहां इतनी बड़ी तेजी हुई थी पिछले 2 दिन में? हमने देखा काफी मामला खराब हुआ एडवांस डिक्लाइन में और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। आई थिंक लगातार 4 हफ्तों तक जो रैली चली और खासकर जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली चली है, सो एक नॉर्मल सा करेक्शन तो वाजिबी होता है। एंड ऑल्सो मार्केट का तो काम है ज्यादातर लोगों को उल्लू बनाना। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ से हाई होने वाला है तो वहां से पहले तो नहीं होगा। सो बट आई थिंक इफ यू फोकस स्लाइटली ऑन द लॉन्गर टर्म, 3-4 साल का व्यू ले तो आई थिंक इंडिया के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। ये जो अगले 5% का मूव भूल जाए और अगले 20-25-30% का मूव सोचें तो ये ऊपर की तरफ ही लग रहा है। आई थिंक इंडिया की पोजीशनिंग दुनिया में बेहतर होती जा रही है और हर तरह से, वेदर जियोपॉलिटिकली हो, इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोजीशनिंग हो। रवि सॉरी मेरे को इंटरवीन करना पड़ रहा है। आपकी वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ कि जरा उसको फिक्स करें, बस 2 मिनट लगेंगे, आप ये उसको हम फिक्स करेंगे और तब तक जरा एक बार कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कुछ और स्टॉक्स को स्पॉट कर लेते हैं इस समय। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग भारती एयरटेल, विदाउट अ डाउट। और यहाँ पर कुछ बड़ा मूव्स लग रहा है कि बड़े मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं क्लियरली। अब 859.1 इसका रेट इस समय भारती एयरटेल का, और ध्यान रखिएगा इसका 52 वीक हाई करीब 888 का था और वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। 200 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक घुमा है इस स्विंग में और अब यहाँ पर एक शानदार मूव आ रहा है। तो क्लियरली एक मूव यहाँ पर ऑडियो फिक्स हुआ हमारा। ओके चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, एक दो ट्रेड्स पर एक बार रिविजिट कर लेते हैं। विकास जी, एक बार भारती एयरटेल का चार्ट देखिए, बताइए यहाँ पर क्या व्यू होगा अब आपका? देखो, भारती एयरटेल में अभी भी पॉजिटिव रुझान रहेगा। जिस हिसाब से हमने देखा है कि एक लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि जो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल रही है, और अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो जो लास्ट ईयर में जो टॉप बनाया हुआ था अराउंड 858-60 के आसपास का, ऑलमोस्ट उस टॉप के आसपास ये पहुंच गया है और मुझे लगता है कि वो ब्रेक कर सकता है। वहां से एक नई रेंज यहाँ पे देखने मिलेगी जो ऊपर में 900 के आसपास की एक रेंज इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेगी। जो सपोर्ट यहाँ पे अभी इंट्राडे बेस पे बन चुका है, यहाँ पे हमने नोट डाउन किया था कि कल भी हमने देखा था कि 840 के आसपास जैसे क्लोजिंग हुआ तो एक अच्छा यहाँ पे बेस बना चुका है इंट्राडे बेस पे। तो मुझे लगता है 840 एक अच्छा सपोर्ट भारतीय एयरटेल में देखने मिलेगा। और ऊपर में जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है टेक्निकली वो 900 के आसपास की है, तो अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड है। ओके, भारतीय एयरटेल स्टॉक ऑफ द डे। और अच्छा मानस, मैं आपसे एक ट्रेड चेक लेना चाहूँगा। मेरे ख्याल से सुबह सुबह जब मनोज में पहला सौदा कर रहे थे, अच्छा मानस नहीं है, विकास से ये ट्रेड चेक लेते हैं। विकास, सुबह सुबह हमारे पैनल में एक वोल्टास पर शॉर्ट कॉल थी, इट्स नाउ 750 डे लो, और अब क्योंकि ये एक ऐसी पैटर्न है जिसमें ये लग रहा है कि अगर 745 गया तो सेलिंग और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर मैं सुबह शॉर्ट था तो मैं इस प्राइस पे क्या करूँ? अब कवर कर लूँ एक बार, फिर 745 पे एक व्यू लूँ? आपकी अप्रोच क्या होगी अगर आप शॉर्ट होते हैं यहाँ पर? तो नहीं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कंटिन्यू करना चाहिए। जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे भी एक ब्रेकडाउन इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कंटिन्यू होगा। 740 के आसपास वापस एक सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। जो दिसंबर जनवरी के आसपास एक उसने लो बनाया था, उसके बाद एक पुल बैक रैली देखने मिली थी। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिलेगा वो 740 के आसपास का है। तो मुझे लगता है 740 के आसपास अगर ये फिसलता है, वहां आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। फिलहाल तो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें अभी भी जो रिवर्सल है वो इमीडिएटली देखने नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास शॉर्ट है तो वो होल्ड कीजिए, और रिवर्सल अगर आना है तो 758 के ऊपर अगर ये आता है वापस तो एक रिवर्सल आ सकता है। पर उसके नीचे तो मुझे लगता है यहाँ से और 10-12 पॉइंट नीचे की तरफ आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब रवि के पास वापस चलते हैं। रवि, आपकी पेशेंस के लिए शुक्रिया। तो वो दिक्कत जो थी हमारी अब वो रिजॉल्व हुई। बताइए, आप एक अपना व्यू दे रहे थे मार्केट को लेकर और जो हमने ऑफ लेट थोड़ा सा एक नर्वसनेस देखी है।
सो कि अगर हम अगले 5% का मुंह की बात न करें और अगले 20-25% के मुंह की बात करें तो आई थिंक इंडिया में तेजी बरकरार रहेगी, बिकॉज ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति, कॉर्पोरेट और ओके, ये शायद कुछ बैंडविड्थ इशू इस समय हम फेस कर रहे हैं। वीरू, कितना मतलब ये क्या कहते हैं इसको, आयरॉनिक है कि भारतीय एयरटेल चल रहा है और आज हम बैंडविड्थ इशू फेस कर रहे हैं। वही मैं मेरी जुबान पे था ना, आपने छीन लिया कि आज स्टॉक ऑफ द डे है भारतीय एयरटेल, बट स्टिल हम स्ट्रगल कर रहे हैं बैंडविड्थ इश्यूज से। खैर, अभी आई थिंक इस चर्चा को छोड़ देते हैं, बार बार कूदने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ी सी स्पॉटिंग ही कर लेते हैं जब तक रवि जी दोबारा जुड़े हैं हमसे। अभी मैं वोल्टास का जिक्र कर रहा था एट डे लो 750, अब काफ़ी पेन है यहाँ पे। और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स देखिए, पहली बात तो ये आती है कि शॉर्ट करें ना करें, लेकिन कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में जहाँ पे एक वर्टिकल राइज था वहाँ पे आपको करना क्या चाहिए था। फॉर इंस्टेंस, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स, इसका हाई था 5300 रुपये का और आज स्क्रीन पे मात्र 3 दिन के अंतराल में भाव हो गया 5005। फर्स्ट साइंस ऑफ आई थिंक वीकनेस यही आ रहा है, जैसे HL ने किया, जैसे अपोलो ने किया 10 डेमा को तोड़ते हुए। गौरव जी, आपकी राय क्या होगी? एक 3-4 ट्रांचेस में इसने 4300 से लेकर 5300 तक का सफर तय किया था। एक वाजिब विकल्प क्या है? अगर मेरी होल्डिंग यहाँ पर है, इस प्राइस पे क्या करना चाहिए? देखिए, एक अच्छा हमको ब्रेकआउट इसको डेली चार्ट पे हमको देखने मिला था, और अभी जो है एक उसको रिटेस्ट के लेवल्स के आसपास में आ रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी ये अपने 21 EMA के आसपास में है। अगर आपके पास है तो कहते हैं ना, यू शुड स्टे पुट। तो यहाँ पे फिलहाल आप रुक सकते हैं, 4950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे अगर जाता है तो एक बार आप सोच सकते हैं। और अगर इसको फ्रेश एंट्री करनी है तो मैं समझता हूँ 4850 के आसपास में अगर और आता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और आप देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको देखने मिल रही है। बट जो स्ट्रक्चर है दैट स्टिल रिमेंस पॉजिटिव, ये काफी अच्छा रनअप देखने मिल चुका था। अब प्रॉफिट बुकिंग के जरिए वो आपके प्रीवियस स्विंग लोज को या स्विंग हाइस को या एवरेजेस को या दूसरे ब्रेकआउट सपोर्ट्स को रिटेस्ट हो रहा है। तो मुझे समझ रहा हूँ कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है जहां पे वापस अच्छे स्टॉक्स में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में री एंट्री की जा सकती है। बिल्कुल, अदानी एंटरप्राइजेस में आज अच्छी खासी सेलिंग, करीब 5% स्टॉक नीचे अब ये अदानी एंटरप्राइजेस का। और ये एक स्टॉक है जहां पर क्लियर सेलिंग प्रेशर विजिबल है। गौरव, कोई व्यू आपका अदानी एंटरप्राइजेस पर? देखिए, अदानी एंटरप्राइज के अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था और उसके बाद में एक अच्छा रनअप भी हमको देखने मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वापस अभी अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है, देखिए काफी अगर उसमें वॉलिटिलिटी रहती है, तो मैं क्लाइंट्स को जनरली इसमें बाय की सलाह नहीं देता हूँ, सलाह बाय की। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है 2150 के करीब आता है तो आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेके इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ था। ये जो फॉल आई है वो उतना एग्रेसिव वॉल्यूम्स में नहीं हुई है सो फार। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। तो अगर ये 2150 या इनफैक्ट अगर ये 218085 के करीब अगर आता है, यहाँ से अगर 72 रुपीज भी गिरता है तो आप आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं अगले सीरीज का। मुझे लगता है वहां पे वो काफी अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस 2270 पे डेलो की ट्रैजेक्टरी में मार्केट्स अभी भी अगर आप देखें थोड़ा पेन में, 77 अंक नीचे। निफ्टी, बैंक निफ्टी 43710, बट निफ्टी आई थी ज़्यादा पेन में। खैर, ये चर्चा लगभग 1 महीने से हो रही है, एक वर्टिकल राइज के बाद, कि ये इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं या नहीं हैं, फेयरली वैल्यूड है, यहाँ से अपसाइड कितना है। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिग्नल के साथ एक खास बातचीत की मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के चेयरमैन श्री रामदेव अग्रवाल ने। आइए इसी रिगार्डिंग, मार्केट्स एक्सपेंसिव है या नहीं है, रीजनेबली वैल्यूड है या नहीं है, उस चर्चा के कुछ मुख्य अंशों को सुनते हैं। अच्छा रामदेव सर, ऑल टाइम हाई के इतने करीब हैं हम, और ऑब्वियसली थोड़ा ऑल टाइम हाई के करीब आकर थोड़ा सा अटक रहे हैं। आपके हिसाब से इस समय मार्केट अभी भी ठीक है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं हुई है? नहीं, अभी देखिए 900 950 का, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्ट लोग 950 बोलते हैं, हमारे गौतम 950 बोलते हैं, और हम उसको काट पीट के 900 तक करते हैं। तो पेसिमिस्टिक इज 900 एंड ऑप्टिमिस्टिक इज 950। आपको 18,500 का इंडेक्स है, तो आप समझिए 20, मतलब
21 anywhere between 2021, so it's not scary. It's not scary. एक्चुअली वो जो आपने गौतम की रिपोर्ट की थी, मैं उसको पढ़ रहा था, बहुत फैसिनेटिंग है वो रिपोर्ट एक्चुअली। इसमें मैं ये देख रहा था कि पिछली बार की पीक के मुकाबले इस बार की पीक में जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने इस बार आउट परफॉर्म किया। पिछली बार उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था, तो इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। उसका क्या रीजन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, जब देसी लोग खरीदते हैं सब मिड कैप स्मॉल कैप खरीदते हैं, HNI, रिटेल, एंड जनरली दैट्स द फ्लेवर। द लार्ज कैप इज दैट इज द डोमेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। सो जब व्हेन FIs कम तो फिर उसमें क्या, तो थोड़ा सा लार्ज कैप में परफॉर्म, वो दे के नॉट, मतलब आपको $1 बिलियन खरीदना है, 10 बिलियन खरीदना है, 20 बिलियन खरीदना है, तो उन्होंने एक तो क्या बेचा, उन्होंने तो बेचा क्या जो उनके पास था, दैट वाज ऑल लार्ज कैप। अब वो खरीदेंगे क्या, यदि बाई चांस खरीदे तो, यदि उनको बाई चांस वो आए और खरीदे तो फिर से लार्ज कैप खरीदे। ऑफ लेट खरीद रहे हैं थोड़ा, अभी धीरे धीरे चालू हुआ है, अभी जस्ट मतलब, लेकिन बहुत तकलीफ होगा उनको वापस खरीदने में। नहीं, ये बात आपने पहले भी कही थी कि उनकी एंट्री, उनकी एग्जिट जो भी रही हो, री एंट्री काफी पेनफुल रहने वाली है। अभी देखिए हर चीज में ऐसे हो रहा है, अभी आज के दिन में कितने बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं, एग्जिट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अ वर्थवाइल कंपनी टू सेल $1 बिलियन। HDFC AMC का ब्लॉक हो गया इतना बड़ा, वही तो उसके क्या बोलो ना कि देयर इज अ गुड डिमांड फॉर हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स एंड देयर इज इनफ एपेटाइट, एंड सो आई थिंक इन ऑर्डरली फैशन if they come and go there is no problem, but actually the movements at times are, when there are global disturbance, geopolitical, they decide to get out 25, 30, 40 billion and market absorbs. बिल्कुल। But I think this time the strange phenomenon is that whatever they sold, it went to the retail. So now how do you get it back? बिल्कुल। If it had come to our institutions, then market would have probably gone down a lot more for the institutions to buy them up. But this time market didn't go down that much, and retail ने बहुत प्रेम से फुल प्राइस देके खरीदा है, मतलब 10-15%, 20% नीचे। लेकिन जब वापस खरीदने आएंगे वो पूरा $30-35 बिलियन का, मुझे लगता है उनको 20-25% प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से रामदेव सर, इसका मतलब मार्केट में अभी तेजी काफी बाकी है, क्योंकि अगर ये FIs आएंगे और आप कह रहे हैं $20-25 बिलियन और आराम से आ जाएगा, और हमारी $2 बिलियन की तो हमारी एवरेज रहती थी वैसे, मतलब एक ऑन एन एवरेज, तो आपके हिसाब से देखिए वो अनइमोशनल है, उनका क्या है, ग्लोबल एलोकेशन है, हाँ, ग्लोबल मैक्रो फंड से तो ज़्यादा, तो उनमें वो बेचते भी मतलब अनइमोशनली है और खरीदते भी अनइमोशनली। हम लोग देखते थे भाई 20 का पी है, 22 का पी है, उनको इंडिया में जाना है तो फिर जाना है, बिल्कुल, और वो भी 6 महीने के अंदर। वो तो मार्केट रेट पे लेते हैं, उनको कुछ आप क्या बोलोगे, नहीं खरीदने का यार, 22 का पी होगा, जाना दो, वो चीज़ नहीं है। सो आई थिंक अभी कब होगा, कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन क्या है, देखिए इंडिया का पोजीशन समझो आप, इंडिया में इंडिया का GDP, ग्लोबल GDP शेयर, जैसे आपको 3.75 ट्रिलियन अभी आया है, ग्लोबल GDP इज 100 ट्रिलियन, तो आपको 3.75 तो ऐसा जग जाहिर है कि भाई हम हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट कैप टू GDP वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया इज ऑल्सो वन टाइम ब्रॉडली, तो हमारा शेयर है 3.75। FIs को एटलीस्ट उतना तो खरीदना चाहिए ना इन द ग्लोबल पोर्टफोलियो। बिल्कुल, तो वो है मेरे ख्याल से, जो आप टोटल FI का नंबर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं 700-800 बिलियन है। सो दैट इज जस्ट अबाउट 1% और लिटिल लेस देन दैट। वो मेरे को लगता है इट इज अंडर एलोकेशन। अच्छा, हम 10-15 साल में हो जाएंगे 6-7% ऑफ ग्लोबल GDP। तो ये 1 से आपको 6 की जर्नी, 6 तो छोड़िए आप, 2 की भी जर्नी क्या होगी, ये सोचो आप, और कब होगी, कैसे होगी, ये सब समय की बात है। बट मेरे को कोई डाउट नहीं है कि 1 से 2 की जर्नी होगी। ऑल टाइम हाइस पर, और रिटेल निवेशक आपको काफ़ी सुनते हैं, आपकी रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? लेकिन क्या पैसे उसके लिए है जो परमानेंटली बाजार में बैठे हुए हैं। कितना भी महारथी आ जाए, बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो भैया चलो ये बॉटम है, ये टॉप है, मेरे को 20% निकालने दो, और बॉटम में, अरे भैया तू ही भगवान है क्या? हाँ, तो किसी के पास नहीं। आप एक बार सही हो सकते हो, हर बार सही नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो बेस्ट इज टू जितना एलोकेशन है उतना डालो। यदि आपको समझ में आता है तो आप इंडेक्स खरीदो, बेस्ट इज इंडेक्स खरीदो। और हमारे टाइम में था नहीं, अभी तो बढ़िया मिलता है, 5-10 पैसे में आपको इंडेक्स मिलता है। बिल्कुल, ETF ले लीजिए, इंडेक्स खरीदो, जो भी S&P 500 मिड कैप जो खरीदना खरीद लो आप। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए और भूल जाइए। बिल्कुल, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट, तो उस पर फोकस करिए। यस, एकदम। एंड ये अमृत काल था मैं, हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृत काल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृत काल मैं बताऊं। इन्वेस्टिंग का अमृत काल।
ओके, तो आप ये सुन रहे थे श्री रामदेव अग्रवाल को। और अब एक काम करते हैं, रवि जी के पास फिर चलते हैं। रवि जी, आपकी मैं धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। वाकई आप काफ़ी 7 मिनट 8 मिनट तक फिर बैठे रहे। मुझे आपके पहले उत्तर का एक सेंस मिल गया था रवि जी। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगा आज की सबसे बड़ी स्टोरी को लेकर, और जिस स्पेस को लेकर, जिस सेक्टर को लेकर दुविधा बाजार में है, दैट्स IT। एंड स्पेशली जो इस बार के नंबर्स आएंगे और यूएस में कुछ बैंकों के कोलैप्स, क्लाइंट्स के अपने IT स्पेंड्स को रिड्यूस करना, कुछ क्लाइंट्स का मिस होना, एसेंशियल्स के नंबर को आपने देखा। आपका कन्विक्शन इस वक्त रवि जी एग्जैक्टली IT पे है क्या, जो कि अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है? इस बाजार के अपस्विंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वीरेंद्र जी, हम एक्चुअली कंप्लीटली अंडरवेट है IT पे। हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है और हमको लगता है यहाँ पर और 6 महीना 9 महीना यानी 2 या 3 क्वार्टर और ये थोड़ी नरमी रह सकती है। यहाँ पर जो US इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमको पूरी तरह नहीं पता कैसे प्ले आउट होंगे। जब आपके इंटरेस्ट रेट 0% से 5% जाते हैं इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, तो इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। हमको आज नहीं पता कहाँ पर आएगा। जैसे हमने थोड़ा देखा 2-3 महीने पहले के US रीजनल बैंक्स पर इसका इम्पैक्ट आ रहा था, तो वैसे ही ये कहीं और भी दिख सकता है। तो हम थोड़ा वेदर इट इज US कंज्यूमर स्पेंडिंग या कहीं और दिखेगा, ये देखना है हमें। इसलिए थोड़ी डिमांड स्लोडाउन की यहाँ गुंजाइश है और यहाँ पर थोड़ा मार्जिन भी थोड़ा नरम रह सकता है। सो हम यहाँ पर कन्विक्शन हमारा बिल्कुल नहीं है IT पर, बट वी विल वेट एंड सी क्या कैसे डेवलपमेंट होती है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल व्यू, नो एक्सपोजर, और अभी 6 महीने आप स्थिति को देखेंगे। और रवि जी, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है और इस छोटे से समय को मैं इस प्रश्न को सीधे आपकी तरफ भेजता हूँ। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस वक्त किस चीज़ पे है? 2-3 सेक्टर्स, स्पेस, और अगर आप स्टॉक्स पे कंफर्टेबल हो या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, तो वही बताइएगा प्लीज रवि जी। तो हमारा सबसे बड़ा एलोकेशन इस वक्त फाइनेंशियल्स पर है और फाइनेंशियल्स में दोनों ही चीजें, लेंडिंग और नॉन लेंडिंग। ये हमारा एक्सपोजर लास्ट 1 साल से है यहाँ पर, और हम अक्रॉस द बोर्ड हैं, बैंक्स में भी हैं, NBFCs में भी हैं, और नॉन लेंडिंग जैसे कि वेल्थ मैनेजर्स और इंश्योरेंस कंपनी पे भी हमारा एक्सपोजर है। सो सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोजर इस वक्त BFSI सेक्टर पर है एंड हम ये बरकरार रखेंगे। दूसरा सेक्टर है जहां पर हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के अंडर काफी सेक्टर्स आते हैं, whether it is capital goods, whether it is auto ancillaries, autos, whether it is रेलवे, डिफेंस, सारे सेक्टर हैं और हम इन सारे सेक्टर्स पर हम बुलिश हैं और हमारा हर सेक्टर में 1 या 2 एक्सपोजर होता है। हमको लगता है कि सारी कंपनियों का ऑर्डर बुक नेक्स्ट 3 साल के लिए ऑलमोस्ट फुल है और यहाँ से यूटिलाइजेशन लेवल भी बढ़ना है। ओवरऑल इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, तो ये जो रीलेवरेजिंग स्टोरी शुरू हो रही है, जो डोमेस्टिक स्टोरी शुरू हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने मिलेगी। और ये ओवरऑल देखो तो आप, ये काफी छोटा प्रॉफिट पूल है। ये प्रॉफिट पूल यहाँ पर काफी बड़ा होने की गुंजाइश है और ये बड़ा जब होता है तब यहाँ पे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। और यहाँ पर काफी कंपनी आपको मिल जाएंगी जो 2-3 हजार करोड़ से 10-15 हजार करोड़ के बीच में मार्केट कैप हो और ये अगले 3 से 5 साल में 25 से 50 हजार करोड़ की मार्केट कैप कंपनी बन सकती है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका BFSI मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी कन्विक्शन है, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी और साथ ही साथ रेलवे। और जैसे कि आपने कहा कि इनके पास अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, और इस छोटी सी चर्चा में अपना पूरा का पूरा अच्छा एक मजबूत और क्रिस्टल क्यू रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी को संभाल कर एक बार